नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपनी आईटीआर 2025-2026 फाइनेंशियल ईयर की फाइल करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, इस विषय में आज हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि आईटीआर फाइल करने से पहले हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप आईटीआर फाइल करने से पहले अपने पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें कलेक्ट करके रख लेते हैं, तो आपको आईटीआर फाइल करने में आसानी होगी। अगर आपका कोई रिफंड बनता है, तो वो भी आसानी से प्रोसेस हो जाएगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको इनकम टैक्स से नोटिस आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हमें चाहिए पैन और आधार। अगर हम पहली बार आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं, तो हमारे पास जो पैन है, हमें उसे चेक करना है कि वो पैन एक्टिव होना चाहिए और पैन में जो भी हमारा नाम दिया गया है वो एकदम सही होना चाहिए और इसके अलावा जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अब हम कैसे चेक कर सकते हैं कि जो हमारा पैन कार्ड है वो एक्टिव है या नहीं है। तो यहाँ पे हम इनकम टैक्स की साइट पे आ गए हैं। साइड में जाके नीचे देखेंगे कई सारे क्विक दिख रहे हैं। इसमें आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक दिखाई देगा वेरीफाई पैन स्टेटस। तो आप जब इस पे वेरीफाई पैन स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक विंडो, इस विंडो में आप अपना पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ डाल के चेक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड। अब जो आधार कार्ड है वो हमें ये सुनिश्चित कर लेना है कि जो हमारा आधार कार्ड है वो पैन से लिंक होना चाहिए और जो आधार में मोबाइल नंबर है दिया हुआ है वो हमारा मोबाइल नंबर भी एक्टिव होना चाहिए और जो हमारा नंबर है आधार में वो रजिस्टर्ड होना चाहिए और आधार का एड्रेस भी करेक्ट होना चाहिए। अब ये क्यों होना चाहिए, इसके लिए आप ये समझिए कि अगर आपका आधार पैन से लिंक नहीं है तो आपको आईटीआर फाइल करने में दिक्कत आ सकती है और इसके अलावा जब आप आईटीआर फाइल कर देंगे तो उसको ई वेरीफाई करने के लिए आपका एक आधार ओटीपी जनरेट होता है। तो अगर आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उसको आधार के थ्रू ई वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। अब हमें ये चेक करना है कि जो हमारा आधार कार्ड है वो पैन से लिंक है या नहीं है। तो इसके लिए वापस हम इनकम टैक्स की साइट पे आ गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ऑप्शन दिया हुआ है लिंक आधार व्यू स्टेटस, कि आपको अपने आधार का स्टेटस यहाँ पे चेक करना है कि वो पैन से लिंक है या नहीं। जब आप लिंक को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा लिंक आधार। इस पे आपने कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर इंटर करना है और यहाँ पे आधार नंबर इंटर करना है। तो यहाँ पे पैन और आधार इंटर करते ही आपको ये दिखा देगा कि आपका आधार पैन से लिंक है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप इसको पहले लिंक कर लें, जिससे कि जब आप आईटीआर फाइल करें तो आप वो आसानी से उसका ई वेरीफाई कर सकें। अब नेक्स्ट थर्ड डॉक्यूमेंट आता है बैंक अकाउंट डिटेल। जो भी आपकी बैंक डिटेल है वो आपकी आईटीआर की में बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कोई भी रिफंड बनेगा तो सीधा आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो आप मेक श्योर कर लें कि इनकम टैक्स की साइट पे जो भी आपने अपनी बैंक डिटेल लिखी है उसमें अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, बैंक का नेम है, ये सभी एकदम करेक्ट होना चाहिए। इसमें कहीं भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना आपका अगर कोई रिफंड बनेगा तो वो आपका प्रोसेस नहीं होगा। अब आपको ये चेक करना है कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो सही से इनकम टैक्स की साइट पे लिंक है या नहीं है, या उसकी डिटेल पूरी प्रॉपर है नहीं है। तो इसके लिए आप इनकम टैक्स की साइट पे जाएंगे। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा बैंक अकाउंट। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको आपकी डिटेल दिखाई देगी। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर दिखाई देगा, एफएससी कोड दिखाई देगा और ये दिखाई देगा आपको वैलिडेट। अगर यहाँ पे आपका वैलिडेट है तो इसका मतलब आपका जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो एकदम यहाँ पे करेक्ट है और आपके रिफंड में कोई भी गलती नहीं होगी। अब आप देखेंगे नीचे यहाँ पे दिया हुआ है नॉमिनी फॉर रिफंड। ये जरूर देख लें कि जिस भी अकाउंट में आपको रिफंड चाहिए उसको वैलिडेट होना चाहिए और यहाँ पे उसे जहाँ पे दिया हुआ है नॉमिनी फॉर रिफंड उस पर ब्लू टिक होना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फॉर्म 16। अब फॉर्म 16 क्या है? फॉर्म 16 होता है अगर आप कोई एक सैलरी एम्प्लॉय हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से फॉर्म 16 इश्यू होता है, जिसमें कि जो भी आपकी सैलरी होती है वो दी होती है और उस पर कोई भी आपका टीडीएस डिडक्ट होता है, या आपको कोई एग्जेम्पशन मिली हुई है, या आपने कोई डिडक्शंस क्लेम की है, उसकी पूरी डिटेल दी होती है। तो मेक श्योर कर लें कि आईटीआर फाइल करने के पास से पहले आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट सैलरी स्लिप।
आपको अपने एम्प्लॉय से पूरे फाइनेंशियल ईयर की सैलरी स्लिप ले लेनी है और इनको वेरीफाई कर लेना है कि जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी है और उसमें जो भी आपको एचआरए है या कोई प्रोफेशनल टैक्स कटा है या पीएफ कटा है या कोई टीडीएस कटा है, वो पूरा कंप्लीटली एकदम करेक्ट है और आपकी जो भी आप आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं उससे पूरा इसमें मैच करता है और इसमें भी कोई गलती नहीं है। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है फॉर्म 26A। और फॉर्म 26A कहाँ से मिलेगा? फॉर्म 26A हमें मिलता है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। जब आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको फॉर्म 26A डाउनलोड करना होगा। फॉर्म 26A में आपको टीडीएस और टीसीएस की आपकी पूरी डिटेल दिखाई देगी। जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, चाहे वो आपका एफडी के अगेंस्ट में हुआ है या फिर आपका एम्प्लॉय ने आपकी सैलरी से डिडक्ट किया है या कहीं से आपको कोई अदर इनकम हुई है, तो उस पर भी अगर आपका कोई भी टीडीएस कटा है तो वो आपको फॉर्म 26A में शो करेगा। फॉर्म 26A के लिए आपको इनकम टैक्स की साइट पे जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन दिया हुआ है ई फाइल, यहाँ पे जाएंगे आप इनकम टैक्स रिटर्न, उसके नीचे आपको दिया होगा व्यू फॉर्म 26A। जैसे आप इस पे फॉर्म 26A पे क्लिक करेंगे, करने के बाद यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे और इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद देखेंगे यहाँ पे एक ब्लू कलर में लिंक दिया है, इस पे क्लिक करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा असेसमेंट ईयर और व्यू एसे। इसके बाद आपने यहाँ पे असेसमेंट ईयर, जो भी आपका असेसमेंट ईयर है, अब आपका इसमें असेसमेंट ईयर होगा 26-27, क्योंकि आप फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 की आईटीआर फाइल कर रहे हैं। अब इसके बाद आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है HTML और व्यू डाउनलोड पे क्लिक करना है। व्यू डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म 26A इसी तरीके का दिखाई देगा। जितनी भी आपकी इसमें टैक्स की डिडक्शन होंगी वो आपको यहाँ पे शो करेंगी। तो मेक श्योर कर लें कि आप फॉर्म 26A डाउनलोड कर लें और जितना भी आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है उससे चेक कर लें कि भाई जो भी आपका टैक्स डिडक्ट हुआ था फॉर्म 26A में आपका शो हो रहा है नहीं। अगर कुछ भी आपका टीडीएस कटा है जो फॉर्म 26A में नहीं आ रहा है तो आप रिलेटेड कंसर्न पर्सन से बात करें और उनसे कहें कि वो अपनी टीडीएस की रिटर्न रिवाइज करें। और अगर आपको उन्होंने पैन नंबर या तो गलत लिख दिया है तभी इसी वजह से आपका 26A में आपका जो भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो नहीं आ रहा है, तो मेक श्योर कर लें जितना भी आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है वो 26A में शो होना चाहिए, जिससे कि आप अपना पूरा जो भी टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है वो आप क्लेम कर सकें और कम से कम आपका टैक्स बने। अब डॉक्यूमेंट नंबर 7 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है AIS। AIS है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलेगा। और कहाँ से मिलेगा? जो भी आप इनकम टैक्स की आपकी वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे तो पे आपको AIS का ऑप्शन आएगा। उसमें AIS में आपको जितनी भी आपकी इनकम होगी, चाहे वो इंटरेस्ट से इनकम है, डिविडेंड से इनकम है, अगर आपने कोई शेयर ट्रांजेक्शन किए हैं यानी कोई सेल परचेस की है वो भी आपको दिखाई देगा, कोई आपने म्यूचुअल फंड लिए हैं या आपने कोई फॉरेन रेमिटेंस की है, कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन की है, जितनी भी आपकी डिटेल्स होगी वो आपको AIS में दिखाई देगी। तो आप मेक श्योर कर लें कि जब अपनी आईटीआर फाइल करें तो अपना AIS भी चेक कर लें कि जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई है या जो इनकम दिखाई गई है कोई एक्स्ट्रा इनकम तो नहीं है या कोई गलती से ऐसी इनकम तो नहीं आ गई है जो आपसे रिलेटेड नहीं है। तो आपको अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS बिल्कुल ढंग से चेक कर लेना है आईटीआर फाइल करने से पहले, जिससे कि आप इनकम टैक्स के नोटिस से बच सकें और आपके पास इनकम टैक्स का कोई भी नोटिस नहीं आए। इसके अलावा एक और है टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी और TIS। आपको जो AIS होता है उसका एक आप मान लीजिए कि एक छोटा सा वर्जन होता है TIS। तो आईटीआर फाइल करने से पहले आप इसको भी चेक कर लें। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि आपको AIS और TIS कहाँ से मिलेगा। जब आप इनकम टैक्स की साइट पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन दिया हुआ है AIS का। जब आप इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे AIS और TIS दोनों का ही ऑप्शन दिखा। अब आप देखेंगे ओपन कर लिया है, आप देखेंगे यहाँ दिया है AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और यहाँ पे दिया हुआ है आपका AIS और नीचे दिया हुआ है टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी TIS। तो आप इन्हें क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से आपकी पूरी जो भी इनकम है उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब इसके अलावा आपको और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको अपने पास रखने हैं। अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट मिलता है, चाहे आपके सेविंग अकाउंट में मिलता है, चाहे आपके रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं उसमें मिलता है, या आपकी FD पर इंटरेस्ट मिलता है, तो आपको अपने बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट कलेक्ट करना है। और जो भी आपका इंटरेस्ट बना है जो आपको AIS TIS में शो करेगा, या अगर आपके इंटरेस्ट पे कोई TDS डिडक्ट हुआ है
तो वो आपको 26 ईयर्स में दिखाई देगा। तो आप मेक श्योर कर लें कि जो भी आपका इनकम बनी है सेविंग अकाउंट, चाहे फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट से इंटरेस्ट आया है, वो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट और आपके AIS 26 ईयर से मैच होना चाहिए, तभी आप अपनी ITR फाइल करें। अगर आपने उसमें इनकम में मिसमैच दिखाया तो 100% आपको इनकम टैक्स से नोटिस आएगा। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की हम बात कर लेते हैं होम लोन। अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है तो आपको बैंक की तरफ से उसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलता है और प्रिंसिपल अमाउंट का सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने पूरे ईयर में कितना प्रिंसिपल अमाउंट पे किया और कितना इंटरेस्ट पे किया। तो इन सबको आपको अपने इंटरेस्ट सर्टिफिकेट से वेरीफाई कर लेना है और इसकी डिडक्शन लेने के लिए आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना रहता है। अगर आपके पास इंटरेस्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो मेक श्योर कर लें कि आप जो भी डॉक्यूमेंट डिडक्शन या एग्जम्पशन लिमिट है वो आपके पास होने चाहिए। इसी तरीके से अगर आपने कोई भी शेयर्स या म्यूचुअल फंड खरीदे हैं, बेचे हैं, या आपने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज की है या सेल की है, चाहे गोल्ड या बॉन्ड्स, तो इसके भी आपके पास डॉक्यूमेंट कंपलसरी होना जरूरी है। क्योंकि कभी भी अगर आपके पास इनकम टैक्स से नोटिस आता है तो आप इसका रिप्लाई देने के लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, जिससे कि आप इसको रिप्लाई आसानी से दे सकें और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगे वो आपके पास होने चाहिए। तो आशा करता हूं कि ये जो भी आपको मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए ITR फाइल करने से पहले, उसमें क्या कहते हैं, जो भी ITR आप फाइल करेंगे, ये अगर आपके पास डॉक्यूमेंट रहेंगे तो आपकी ITR स्मूथली फाइल हो जाएगी और आपके पास इनकम टैक्स का कोई भी नोटिस नहीं आएगा। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेंट रिसीव की। अगर आप रेंट पे रहते हैं और आप अपना HRA क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास रेंट रिसीव होना चाहिए। और अगर आपका एक लिमिट से ऊपर अगर आप पे कर रहे हैं रेंट तो आपके पास लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड भी होना जरूरी है और इसके अलावा आपके पास रेंट एग्रीमेंट भी होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे PPF में, ELS में, NSC में, सुकन्या में, और अगर आप इन सब टैक्स सेविंग का बेनिफिट लेना चाहते हैं, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करते हैं तो वहां पे आपको PPF, EL, NSC, सुकन्या इन सब की आपको डिडक्शन मिल जाती है। लेकिन इसके लिए आपके पास इन सबके डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, क्योंकि जब आप डिडक्शन क्लेम करते हैं तो इसके बाद अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कोई नोटिस इशू करे या आपसे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट करे। तो आपके पास इन सब की कॉपी होना चाहिए। तो मेक श्योर कर लें कि आप अपनी एक फाइल तैयार कर लें जिसमें भी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपके पास होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं मेडिकल इंश्योरेंस की। कई सारे लोग अपना मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, यानी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं, उसमें भी आपको सेक्शन 80D के अंतर्गत डिडक्शन मिलती है। इसकी डिडक्शन लेने के लिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की कॉपी होना कंपलसरी है, क्योंकि जब आप डिडक्शन क्लेम करेंगे तो वहां पे आपको दिखाना पड़ता है कि आपको कौन सी कंपनी से आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, कितना उसका प्रीमियम है, और उस हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी का नंबर भी आपको वहां पे बताना होता है। अब नेक्स्ट आता है एजुकेशन लोन। बहुत सारे लोग एजुकेशन लोन लेते हैं अपने बच्चों के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। यदि उनके बच्चे कहीं बाहर पढ़ रहे हैं तो उनको बैंक से एजुकेशन लोन लेना होता है, और एजुकेशन लोन अगर आपका चल रहा है तो उस पर जो भी इंटरेस्ट लगता है उसकी आपको छूट मिलती है। तो जो भी आपका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है पूरे फाइनेंशियल ईयर का, उसकी आपने कॉपी रखनी है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपसे मांग सकता है कि भाई आपने इतना सारा जो पैसा ट्रांसफर किया है बाहर, तो वो किस चीज का पैसा है। तो आप दिखा सकते हैं कि भाई ये हमने एजुकेशन लोन लिया था और उसका ये हम पेमेंट कर रहे हैं, और इसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी हमें बैंक की तरफ से मिला हुआ है। अब नेक्स्ट आता है डोनेशन रिसीव। अगर आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में किसी भी इंस्टीट्यूशन को, चाहे पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है तो उसकी रिसीप्ट होना कंपलसरी है। पहले क्या होता था कि लोग फेक डोनेशन दिखा देते थे, तो अब गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कि अगर आप कोई भी डोनेशन पे करते हैं और उसकी सेक्शन 80G के अंदर आप डिडक्शन लेते हैं तो आपको उसकी रिसीप्ट होनी चाहिए। आपने किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया है उसका नाम होना चाहिए, उसका पैन कार्ड नंबर होना चाहिए, और जो उसकी रिसीप्ट होती है उसका नंबर आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की हम बात कर लेते हैं। अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है, या आप कोई फ्रीलांसर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, या कोई बिजनेस करते हैं, तो आपको अपना सेल रजिस्टर, परचेस रजिस्टर, खर्चों की डिटेल, और जो भी आप GST पे करते हैं उसका पूरा रिकॉर्ड, और अपने बैंक स्टेटमेंट का रिकॉर्ड रखना कंपलसरी है कि कभी भी अगर आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मांगता है तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए, और सिंपली और स्मूथली आप अपने इनकम टैक्स का जो भी आपको नोटिस मिला है उसका आप रिप्लाई बना सकें। इसी तरीके से अगर आपकी कोई अदर इनकम है,
चाहे लॉटरी से है, चाहे फैमिली पेंशन है, कमीशन है, फ्रीलांसिंग है, या कोई आपको इंटरेस्ट मिलता है या फ्रीलांसिंग की कोई इनकम है, तो उसके भी आपको डॉक्यूमेंट के प्रूफ रखना कंपलसरी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एडवांस टैक्स। अगर आपने कोई भी एडवांस टैक्स जमा किया है तो आप चालान की कॉपी रख लें। बट आजकल क्या होता है कि जो भी आप एडवांस टैक्स पे करते हैं तो उसके चालान की कॉपी आपकी इनकम टैक्स की साइट पे, अगर आप जहाँ पे ई पे टैक्स कॉलम में जाएंगे तो वहां पे आपको इनकम टैक्स में आपको एडवांस टैक्स, या अगर आपने कोई भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो उसकी भी कॉपी आपको वहां पे मिल जाती है। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे जिनकी लिस्ट मैंने आपको बताई है, तो आप मेक श्योर कर लें कि आईटीआर फाइल करने से पहले इन सब डॉक्यूमेंट को आप अपने पास एज ए रिकॉर्ड रखें, जिससे कि कभी भी अगर आपके पास इनकम टैक्स की तरफ से कोई भी नोटिस आता है तो उसका आप आसानी से रिप्लाई कर सकें। अब ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल भुजबल टैक्स कंसल्टेंसी को फॉलो करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को भी शेयर करें, जिससे कि जब वो आईटीआर फाइल करें तो अपने कहीं भी कोई गलती ना करें, और अगर उनका कोई रिफंड बनता है तो वो भी आसानी से प्रोसेस हो सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।